हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीएसएससी जेई का 3 जुलाई को पेपर होने वाला है, जिसके लिए हम निरंतर जो है आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं रिकॉर्डिंग माध्यम से, रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से। और जल्द ही कल जो है आपका 30 जून को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इवन 30 को आपको 1 जुलाई को 2 जुलाई तक पेपर से जस्ट पहले एक फील देंगे आपको कि पूरे एग्जामिनेशन हॉल का, इसमें जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्रेविटी डैम आर डिजाइन विद द कंसिडरेशन ऑफ ओवरटर्निंग। हम जानते हैं कि जैसे ही कोई भी आप इस रिवर को देखिए, रिवर के अक्रॉस आप भी बनाते हैं बैराज को, तो डैम बोला जा रहा है ना। ये जो बैराज है आप अक्रॉस द रिवर बनाते हैं और इसी को आप एक नाम दे देते हैं डैम, और ये कुछ इस तरह से आप बनाते हैं। डैम में आप देख रहे हैं कि पानी का लेवल अप स्ट्रीम साइड है और ये वाला साइड होता है डाउन स्ट्रीम साइड। अपस्ट्रीम साइड में जहां पर आपका रिजर्वायर रोका गया, ये रिजर्वायर रोका गया है, पूरा का पूरा तालाब है, ये रिजर्वायर है पूरा। ये जो रिजर्वायर है पानी है, इसका एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा डैम पर। और ये हो सकता है कि अगर किसी हाइट पर इसके सीट पर ये फोर्स एक्ट करे, हाइट की वजह से, मतलब कि फोर्स इनटू हाइट, और ये करेगा एक ओवरटर्निंग मूवमेंट क्रिएट। मतलब कि डैम कुछ ऐसा कुछ आपका क्रिएट इस तरह से ओवरटर्निंग के दौरान डैम आपका ऐसा गिर, समझ गए बात को। तो हम इस ओवर टर्निंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो कंसिडरेशन होता है डैम को ओवर टर्निंग से बचाएं, वो होता है सेल्फ वेट ऑफ दिस डैम। सेल्फ वेट आप कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं ग्रेविटी डैम की बात करूं, आप हैवी वेट कंक्रीट इसमें यूज करेंगे। जैसे कि फोल्डर का साइज बढ़ा देंगे, जो ग्रेबल आपका होता है आपका उस एग्रीगेट, मतलब उसका साइज बढ़ा देंगे। बस यही तो है। मतलब कि मेजर जो आपका कंसिडरेशन है वो है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर डेड वेट ऑफ द डैम। वाटर प्रेशर, विंड प्रेशर, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन सबसे पहला जो कंसिडरेशन है ग्रेविटी डैम के लिए वो है भैया ओवर टर्निंग बचाने के लिए डेड वेट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा बीएमसी के अंदर हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के कंक्रीट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि लो वेट कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट, या डेंस कंक्रीट, हैवी डेंस कंक्रीट, ये सब बातें आपको पढ़ाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग के दौरान हम लोग पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई अभियांत्रिकी, जिस दौरान हम क्या पढ़ते हैं कि कई सारे आप इरिगेशन करने के तरीके, है ना, जिसमें कि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स आप पढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, क्रॉप रेशियो पढ़ते हैं, कैनाडीज का डिजाइन जो है आप पढ़ते हैं, इरिगेशन का, कैनाल का, एसी का थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इरिगेशन में एक रेशियो पढ़ते हैं आप, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR। सॉइल में जब आप सॉइल की फर्टिलिटी चेक करते हैं, उर्वरकता, तो उस दौरान आप एक रेशियो पढ़ते हैं, मतलब एक टर्म्स पढ़ते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सैलिनिटी को चेक किया जाता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट होता क्या है कि सॉइल में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होगा की फर्टिलिटी, उर्वरकता, उसमें उपजाऊपन कम होगा, है ना। तो वो चेक किया जाता है पहले ही। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, शायद आप जानते होंगे, सोडियम आयन कितने हैं, Na प्लस अपॉन अंडर रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस Mg मैग्नीशियम आयन अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले को ध्यान रखना, इधर अलग से भी लिख देता हूँ, Na प्लस अपॉन Pa प्लस 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 का मतलब 2 प्लस है ना, 2 वैलेंसी, प्लस Mg प्लस प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस
अपॉन एंड इन अंडर रूट जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, इनको हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए गए क्वेश्चन हैं। द रिलेशन बिटवीन द ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूबिक, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर, बेस पीरियड इन बी इन डेज। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में ये फॉर्मूला एक प्रूफ होके आता है। ध्यान रखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कभी भी ध्यान रखिएगा जब हमारे पास एक फॉर्मूला प्रूफ होता है, ये ड्यूटी रिलेशनशिप बिटवीन द, ये हम सब इरिगेशन में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप द ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड क्या है, देखो जरा ध्यान से। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला सेट मैंने किया है, ये जो प्रूफ आया है, इसमें डेल्टा जो है मीटर में, ध्यान रखना सारी यूनिट्स, और यहाँ पर बेस पीरियड जो होगा डेज में होगा, और डी जो होगा हेक्टेयर पर क्यूबिक में होगा, हेक्टेयर पर क्यूबिक। यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बेस पीरियड का मतलब होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग जो दी होगी के बीच का आपका टाइम होता है। और जब हम बात करते हैं क्रॉप पीरियड की, तो जो जब आपने फसल को बोना शुरू किया होगा सोइंग, लेकिन लास्ट में जब आपने हार्वेस्ट किया होगा, उसको काटा होगा, तो वो पीरियड होता है हार्वेस्टिंग से लेकर, मतलब कि सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग का पीरियड। ठीक है, इस चीज़ को मत भूलना, पूछा जाता है हर बार। 8.6 बी अपॉन डी, मतलब कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। डियर स्टूडेंट, यहीं पर इरिगेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इरिगेशन को थोड़ा फोकस किया शुरू में। आ गया है, पढ़े जरा ध्यान से। 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसकी मदद से हम पता लगाते हैं किस साल में, एनुअली देखा जाता है, किस साल में हमारे देश में सूखा पड़ा, ड्राउट आप जिसको कहते हैं, सूखा समझते हैं ना। सूखा पड़ने का मेन रीजन यही है क्योंकि अगर बारिश किसी साल में, क्योंकि पूरा सालाना एनुअली चेक किया जाता है, अगर हम कहें कि 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस है, इसका मतलब उस साल रेन डेफिशिएंसी 30% की है। इस बात को समझे। इंडेक्स ऑफ वेटनेस ये एक ऐसा टर्म्स है जिसकी मदद से हम पूरे सालाना अपने देश का बारिश की कमी और बारिश की अधिकता वो सब चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट, फसल का उगना या फसल की उर्वर जो आप बोल सकते हैं पैदावार, कहीं ना कहीं बारिश पर रुकी होती है। भाई बारिश ज़्यादा होगी तब ठीक ठाक होगी, जो होनी चाहिए, फसल की पैदावार खूब अच्छे तरीके से होगी, क्रॉप जो इल्ड देगा, पैदावार बहुत अच्छे से, है ना। अब मैं कहूँ कि भैया आप पूरे सालाना देखें तो बारिश की डेफिशिएंसी भी है, कमी भी है, पैदावार यील्ड कम होगी, इसकी जीडीपी घटेगी, ऑब्वियसली यार प्रोडक्शन जब कम होगा तो जीडीपी घटती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं लिंक हैं। तो इसके लिए चेक करता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस, हम पता लगाते हैं कि जैसा ये वैल्यू आ जाती है माना 70%, तो मतलब ये बोल सकते हैं हम कि भैया इस साल बारिश की जो कमी है, मतलब हम बोल सकते हैं इंग्लिश में उसको रेन डेफिशिएंसी 30% की भी है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस 100% आया है, तो मतलब इस बार बारिश की कोई कमी नहीं है, फुल बारिश हो रही है। लेकिन जैसे ही 70% आपने कहा कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस की वैल्यू आई 70%, इसका मतलब इस सालाना जो है आपको इस साल जो है 30% की कमी रही बारिश की। ठीक है, चलिए। और एक चीज है यहाँ पर, इसी के साथ हम पढ़ते हैं आगे ड्राउट, और इसी इंडेक्स ऑफ वेटनेस की मदद से हम देख पाते हैं कि साल ड्राउट भी पड़ सकता है। अगर इसकी कम से जाती है वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब बारिश की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा घट चुका है, तो उस वजह से ड्राउट, सूखा भी पड़ जाता है बहुत सारे शहरों में। राजस्थान वगैरह में तो आपने देखा हमेशा ही लगभग मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूखा ही रहता है? चलिए, अकॉर्डिंग टू द लेसी द बेड स्लोप इज द, डियर स्टूडेंट, लेसी जी का बहुत बड़ा योगदान है डिजाइन ऑफ द कैनाल में। मेरा मतलब है कि कैनाल को जब डिजाइन करते हैं, कैनाल का मतलब नहरें जो है सिंचाई के लिए, तो डिजाइन करने के लिए लेसी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने पढ़ी होंगी थ्योरी, पढ़ी नहीं है तो बेटा पढ़ो के जाओ एग्जाम में। हमेशा कहता हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग में 2 थ्योरी तो पढ़ के जरूर जाओ, कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी, दोनों के थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आपको जब पढ़ा होगा तब पता लगेगा। यहाँ पर लेसी साहब ने 3 तरह से नाम दिए थे, एक ट्रू रेजिम, एक इनिशियल रेजिम, एक फाइनल रेजिम, सब आप डिटेल में पढ़। साथ ही साथ लेसी साहब ने अपनी 3 इक्वेशन भी दी हैं, इंपेरिकल इक्वेशन दी हैं, कुछ ना कुछ जो है रिसर्च करके, एनालिसिस करके, उनमें एक इन्होंने स्लोप के लिए भी दी है, एक इक्वेशन इन्होंने मतलब कि एक फॉर्मूला स्लोप के लिए भी दिया है, और वो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट क्या,
तो फॉर्मूला है ये एफ टू पावर 5/3 अपॉन 33 मतलब 3340 क्यू टू पावर 1/6। तो ये आपका कंप्लीट सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगेन जो है नेक्स्ट फॉर्मूला लेसिन रेजिम स्कॉट डेप्थ के लिए 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ टू पावर क्यू स्क्वायर अपॉन एफ टू पावर 1/3 आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जहाँ पर क्यू है तुम्हारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, मतलब कि जो स्मॉल क्यू होता है वो टोटल डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। एफ जो होता है तुम्हारे पास सिल्ट फैक्टर होता है, इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है 1.76 द रूट ऑफ द डायमीटर ऑफ। डायमीटर कौन सा पार्टिकल जो आपके नहर में जो सेडिमेंट बह के आ रहा है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल, उसका डायमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1.7 1/3। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये स्टूडेंट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के दौरान आप सब लोग जानते हैं कि हम अलग अलग कंपोनेंट जब आप बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे डीपीसी आपने डाल दिया, डैम प्रूफ डालते हैं, तो यहाँ पर जैसे 4 आपको दिए हो ऑप्शन, बोला गया द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर। ऐसा कौन सा है जिसको आप मीटर स्क्वायर में, मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर में नहीं करते हो, ये पूछा है। ईपीसी तो आपको सच है भाई, ये तो 100% सच है कि मीटर स्क्वायर में ही करते हैं। फॉर्म वर्क भी आप मीटर स्क्वायर में करते हैं, कंक्रीट जैफरीज भी आप मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेकिन लिंटल को, आरसीसी छज्जा का मतलब होता है लिंटल, तो इसको आप मीटर क्यूब में ध्यान रखना, डी ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहा है कि क्विंटल में इन चारों चीज़ों में से अब मुझे ये बताओ, इन चारों से क्विंटल की यूनिट, क्विंटल में किस का मेजरमेंट आप करते हैं। जनरल भाषा में समझ गए, सामान्य भाषा में कहना चाह रहा है क्विंटल में आप किस का मेजरमेंट करते हो। क्या लाते हो आप मार्केट से, क्या लाते हो, 1 क्विंटल चीनी दे दो, है क्या बोलते हो, 1 क्विंटल टमाटर दे दो भैया, ऐसा बोलते हो कि 1 क्विंटल सरिया दे दो, 10 क्विंटल सरिया दे दो, 10 क्विंटल बार दे दो माइल्ड स्टील का, 20 क्विंटल दे दो बार HYSD का, रिफॉर्म्ड बार दे दो, 20 mm का बार दे दो जी माइल्ड स्टील का, 10 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल। तो मतलब क्विंटल में जो मेजरमेंट चलेगा वो चलेगा रिइंफोर्समेंट का, और रिइंफोर्समेंट को ही तो कहा जाता है स्टील बार, और स्टील बार को आप हिंदी में कहें तो सरिया है। सबने लगाया होगा अपने घरों में, नहीं लगाया तो बेटा टूटने पे आप इंतजार करो तुरंत ही। ये लो MS बार और माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट बार फॉर द RCC वर्क, खत्म करो। डिटेंशन पीरियड इन द सेप्टिक टैंक, यस फ्रेंड, डिटेंशन पीरियड इन द सेप्टिक टैंक, तो डिटेंशन पीरियड लगभग 20 मिनट का लिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए याद रखते हैं, आप याद रखना आपको मिनिमम विड्थ कितना होता है सेप्टिक टैंक का, तो लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब आपको रखना है ये। ठीक है, 90 सेंटीमीटर रखना है। चलिए, ट्यूशन कोड था आपके लिए। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ MPO 500 स्टील यूज इन एनफोर्समेंट इन कंक्रीट। कहने का मतलब ये है कि 500 के अंदर ही 500 क्या होता था सर, ये होता था यील्ड स्ट्रेंथ, को लिखते थे FY इज इक्वल टू 500, और ये होता था न्यूटन पर एम स्क्वायर में, ये होता था न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो मतलब आप कहेंगे कि सर ये डी हो जाएगा 500, डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टिम्बर हुज मॉइस्चर कंटेंट हैज बीन रिड्यूस्ड minimum under more or less control process और drying is called, क्या बोला जाता है इसको,
और हुज मिनिमम चीज आपको जो शौक भाई आपसे बोल रहा है, जब आप लकड़ी को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, टिम्बर को, लकड़ी को, तो लॉग में बदल देते हैं, काटते हैं उसको, क्रॉस सेक्शन काट लेते हैं और उसके बाद उसको सीजनिंग किया जाता है। और सीजनिंग एक प्रोसेस है जिसमें उसका सैप, मॉइस्चर को रिमूव किया जाए। तो यही तो बात कर रहे हैं। खत्म। खत्म। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वार्टजाइट क्या होता है भाई? आप लोगों ने एमसी के अंदर जब आप बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो आप रॉक के बारे में जरूर, रॉक, चट्टान, पत्थर, क्योंकि डियर स्टूडेंट पत्थर बहुत जरूरी आपका एक इंग्रेडिएंट है, मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए। पत्थर है ना, बिना पत्थर के कुछ है? रोड बनाओ तो पत्थर लगेगा, घर बनाओ तो पत्थर लगेगा, है कि नहीं? हमको ये पढ़ना पड़ता है रॉक, और जिसमें टाइप आ जाते हैं, जिसमें आपका एक आता है इग्नियस रॉक, IR, दूसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक, MR, और तीसरा आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। तीनों की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग फॉर्मेशन है तो होने का, बनने का। बट अभी पूछा है क्वार्टजाइट किसका एग्जांपल है? आप जानते हो कि क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है डियर स्टूडेंट, आप साफ साफ तरीके से पूछ सकते हैं सर ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसे सर, कैसे बताया आपने? आपने कैसे बताया इसका आंसर? मैं इसलिए बताया क्यों, क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिज्म फॉर्म है। किसका? सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिज्म फॉर्म है, इसीलिए क्वार्टजाइट बनता है। और सैंड आप जानते हैं ये एक तरह का सेडिमेंट रॉक है, सेडिमेंट, सेडिमेंट रॉक है। कहने का मतलब है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है सैंडस्टोन था, उसी को जब आप अंडर प्रेशर, अंडर हीट रखेंगे तो यही हो जाएगा क्वार्टजाइट, हो जाएगा किस में? मेटामॉर्फिक रॉक में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपने सुना कि कोयले से ही डायमंड बनता, हीरा बनता है, ऐसा कुछ सुना है? है? सर कोयला दे दो हमें 10 किलो, अगले कई सालों में हम उसका हीरा बना देंगे। बना के लाओ हीरा, दे दूं तुम्हें 5 किलो कोयला, है? देखा है कहीं? आपने सुना होगा कि सर इग्नियस रॉक है तो उसका जो है मेटाफॉर्मिन बन जाता है नीस, तेल है उसका स्लेट बन जाता है, ग्रेनाइट पत्थर है तो मेटामॉर्फिज्म रॉक। तो ऐसे ही अलग अलग रॉक के, जैसे सेडिमेंट्री की बात करूं या इग्नियस की बात करूं, तो उसका मेटामॉर्फिज्म फॉर्म बन जाता है अंडर प्रेशर और अंडर हीट। और ये आपके खुद के करने से नहीं होगा, ये नेचुरली अकरिंग कोर्स है, मतलब कि नेचर में आप से खुद से होता है। खैर इस बारे में डिटेल आपको ये लेक्चर में मिलती है। अभी आपका आंसर हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। बेसाल्ट आपका कौन सा रॉक है ये बताना आपको। तो बेसाल्ट ये सब टाइप जो है आपके रॉक के हैं, लेकिन ये एक्सट्रूसिव है या इंट्रूसिव है? बेसाल्ट आपका इन रॉक में आ जाता है। छोटा एग्जांपल है भाई, फ्रॉक क्या है जी? फ्रॉक कौन सी चीज है भाई? आप जो है सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में इसको फ्रॉक कहेंगे, लेकिन अगर आप जनरल लैंग्वेज में कहें तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं। हर गाँव में तो, हर गाँव में इसको क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से कंपनी का नाम गढ़वाने के लिए। देखा होगा आपने कि ब्रिक के बीच सेंटर पे ऐसा आपने देखा होगा, यहाँ पर भले लिखा होता है गगन, सगन, सगुन, शिल्पा, पुष्पा, बहुत सारे नाम लिखे रहते हैं, लेकिन हम उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उस नाम से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि फ्रॉक का अलग पर्पज है। फ्रॉक का पर्पज होता है कि जब हम मैसनरी में इसको यूज करें, ऐसे ऐसे टाई में जब यूज करें तो इसकी जो डेप्थ आपने एम्बेडेड किया है इसमें डेप्थ होती है, हम मोटार भरेंगे। सर ये मोटार क्या होता है? मोटार का मतलब हिंदी में होता है मसाला। अब मसाले का मतलब क्या होता है सर? चिकन मसाला, MDH, मैगी मसाला, और है। मसाले का मतलब है यहाँ पर द रेशियो ऑफ सीमेंट प्लस सैंड टू वाटर, रेशियो ऑफ सीमेंट प्लस सैंड वाटर, ये है जी मोटार। बात को ध्यान रखना। इसी पेस्ट को आप यहाँ पर डालते हो, पहले तो इस डेप्थ पे यहाँ पर डालोगे, फिर भर दोगे, उसके बाद एक ब्रेक और लगाओगे, ई ज्वाइंट बन जाएगा। ये इसका एक्चुअल पर्पज है। टोटली इम्पैक्ट, टोटली इंटरलॉक कर लेगा, बॉन्डिंग बढ़ा देगा, ऊपर से जो लोड आ रहा होगा इस मैसनरी में उसको ट्रांसफर कर पाएगा इजीली, बहुत अच्छे से, सेफली आपका ज्वाइंट आपका ये बनेगा। मतलब कि इस फ्रॉक का पर्पज क्या है, ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना डियर। न करना, इसको टॉप में रखा जाता है, टॉप फेस में इसको रखेंगे हम जब, ध्यान रखना। ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग आपसे पूछा जाएगा, ग्लेजिंग ऑफ क्ले।
आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या है डियर स्टूडेंट? जनरली आप देखते हैं ग्लेजिंग जो प्रोसेस जो अप्लाई की जाती है ये किया जाता है टाइल्स को। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो जब आप ब्रिक बनाते थे, ईंट बनाते थे, तो ईंट को बनाते हुए आप क्या देखते हैं, सुनो जरा ध्यान से। ईंट को बनाते हुए आप देखते हैं कि उस दौरान होता क्या है कि सबसे पहले ईंट को बनाते हुए हम क्या देखते हैं कि उस दौरान सबसे पहले तो मिट्टी लेते हैं हम, चिकनी मिट्टी मतलब क्ले, और उसको हम पानी के साथ गूंद लेंगे, परफेक्ट पेस्ट बना देंगे, उसको सांचे में भरेंगे, लकड़ी के सांचे में, और एक शेप दे देंगे। उसको उसको सुखाने के लिए ले जाएंगे ड्राई, उसके बाद उसको भट्टियों में ले जाएंगे क्लीन में पकाने के लिए। इस तरह से ईंट बनती है। लेकिन जब हम टाइल की बात करते हैं, टाइल और इसमें बस इतना ही सा फर्क होता है कि एक तो बहुत कम होती है टाइल की, टाइल बहुत पतली होती है ना, लेकिन तरीका वही है। मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है बनाने का कुछ कुछ सेम है। देखो कैसे, मिट्टी आएगी, मिट्टी आने के बाद उसको गूंदा जाएगा, फिर से उसको सांचे में डाला जाएगा, ऐसा एक दिया जाएगा, बस सुखाने के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन बर्निंग से पहले और सुखाने के बाद एक प्रोसेस उसमें और होती है और उसको बुलाते हैं ग्लेजिंग। ये ग्लेजिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है टाइल में कंपेयर टू ब्रिक। वो क्या है, ग्लेजिंग को बोलते हैं कांचन। कांचन हिंदी में बोला जाता है इसको कांचन। कांचन क्या है जी? कांचन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, ऐसा एक कोई डब्बा होगा, बकेट होगा या कोई बड़ा पॉन्ड होगा, एक सॉल्यूशन हम रहेंगे, सॉल्यूशन रखेंगे और उसमें टाइल को डिबो कर डिप करके फिर बाहर निकालेंगे। उससे क्या होगा, ये हाईली इम्परवियस लेयर हो जाएगा। देखा ना आपने, ब्रिक का सरफेस देखना, टाइल का सरफेस देखना। ब्रिक आपका काफी परवियस होता है, उसमें पानी रिस सकता है, लेकिन टाइल पानी नहीं रिस सकता है। उस कांचन प्रोसेस से, इस ग्लेजिंग प्रोसेस से सॉल्यूशन को लगा के परफेक्ट स्मूथ हो जाता है सरफेस, ठीक कहलाता है। आप बोल सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर अपीयरेंस, ये तो ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इफेक्ट, ठीक है। देन कोरोसिव रिएक्शन, तो मतलब कि सभी चीजें इससे होंगी, सारी चीजें तो देखने को। तो आपको समझे, पग मिल का यूज कहां पर आप करते हैं, पग मिल मशीन का यूज कहां पर करते हैं? पग मिल मशीन डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको कहा था कि जब आप पानी मिलाते हो, सबसे पहले आप मिट्टी लाते हो, मिट्टी को आप पानी डालोगे, फिर उसके बाद गूंदोगे आप। तो गूंदने के लिए एक आपकी मशीन यूज होती है और उस प्रोसेसिंग को बोला जाता है टेम्परिंग। गूंदने का मतलब है पानी और मिट्टी को, जैसे आटा गूंदते ना आप रोटी बनाने के लिए, ऐसे ही मिट्टी और पानी को गूंदेंगे ब्रिक बनाने के लिए, ऐसे काम हो रहा है। उसके बाद एक मशीन आती है डियर स्टूडेंट, उस मशीन को बोला जाता है पग मिल। पग मिल मशीन, पग मिल मशीन ऐसा होगा कुछ, ऊपर से मिट्टी और पानी आप डालते रहेंगे, यहाँ से आपका पेस्ट देता रहेगा उसका, और उसके बाद इसको आगे सांचे में ले जाएंगे, यहाँ से एक शेप दे देगा। कहने का मतलब है कि टेम्परिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ का मतलब मिट्टी से है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्परिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ। तो पग मिल का यूज कहां पर किया जाएगा, टेम्परिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ, तो ध्यान रखना। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज कॉज टू, जस्ट मैंने आपको कहा था कि बुगिस कंपाउंड आपके होते हैं C3S सीमेंट के अंदर, C2S, C3A और C4AF। यहाँ पर इनिशियल सेटिंग की बात हो रही है, यहाँ पर C3S की बात करें तो ये देता है इनिशियल स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ। C2S की हम बात करें तो ये देता है फाइनल स्ट्रेंथ। और बात करते हैं C3A की, तो C3A होता है आपके पास इनिशियल सेटिंग, और ये भी देता है इनिशियल फ्लैश सेटिंग, इनिशियल सेटिंग। तो मतलब कि अभी इनिशियल सेटिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा होता है C3A का होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। चलिए, टर्पेंटाइन ऑयल क्या है प्यारे विद्यार्थियों, टर्पेंटाइन ऑयल क्या है इस बात को समझो। टर्पेंटाइन ऑयल का है, बताओ। टर्पेंटाइन ऑयल को हम पेंट में यूज करते हैं, तो ये एक थिनर, मतलब उसकी विस्कोसिटी को बहुत कम करने के लिए करते हैं कि जल्दी से वो जो है सरफेस पर अटैच हो जाए, तो थिनर को हम बोलते हैं, थिनर के एज अ थिनर उसको यूज करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को याद ही नहीं रहता है, अगर आज आपको बहुत, फॉर्मूला फॉर द क्विक लाइन। क्विक लाइम डियर स्टूडेंट वो लाइम है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि लाइम पत्थर होता है, एक चूना पत्थर होता है, लाइम स्टोन जिसको कहते हैं, और चूना पत्थर जो होता है इसी को तो कहा जाता है CaCO3। इसी को अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में और साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो यही तो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
फॉर्मूला देखा है इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और यही कहा जाता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। और इस चूने पत्थर को ही जब हीट किया जाएगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, लगभग 900 से ऊपर भी हो सकता है, तो ये बन जाता है CaO, टूटेगा ये दो जगह पर, CaO, ये बन गया आपका लाइम, प्योरली क्विक लाइम इसको नाम दिया जाता है, लाइम या क्विक लाइम। और इसी को अगर आप केमिकली देखा जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड भी यही तो है, कैल्शियम ऑक्साइड भी यही है। और साथ ही साथ एक गैस भी रिलीज करेगा, इसको बैलेंस करिएगा तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज करेगा। तो कहने का मतलब जो चूना मिला हमें, जो लाइम मिला, वो यहाँ से मिला। अगर चूना पत्थर ना होता, कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर ना होता CaCO3, हम इससे चूना बना ही नहीं पाते, कैल्शियम ऑक्साइड बना ही नहीं पाते। साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इस जगह पर जहाँ पर ये काम हो रहा है। आप बोलेंगे CaCO3 है सर, फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम, फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम। ये वो क्विक लाइम का फॉर्मूला ही नहीं है भाई, है ही नहीं। ये CO3 क्विक लाइम थोड़ी है, लाइम स्टोन, नहीं नहीं नहीं, गलत, नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखो मार खाली ना, जल्दीबाजी में देखो कि आपने भी, बालक है, हाँ तो ये गलती निकल, नन ऑफ दीज, ये तो भैया लाइम स्टोन है ना, ये लाइम स्टोन। क्वेश्चन इज दैट फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई आंसर है ही नहीं। ठीक है, समझ गए बात को। जो हमारा होता है हाइड्रोलिक लाइम, पानी जब मिलाओगे, मतलब कि CaO में जब पानी मिलाओगे H2O, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AOH का होल ट्वाइस, है कि नहीं। चलिए बताओ आगे। रेंज इन द सीमेंट, ये स्टूडेंट सीमेंट को बनाते हुए, सीमेंट क्लीन है माना, सीमेंट की भट्टियां हैं, उसमें टेम्परेचर रेंज किस रेंज में रहता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रखते हैं, वो रखते हैं कि ओपीसी की अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें ओपीसी को जो टेम्परेचर देते हैं हम, दो तरीके से होता है ओपीसी की मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है वेट प्रोसेस और एक होती है ड्राई प्रोसेस। ये जो टेम्परेचर दिया जाता है ये ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस में दिया जाता है, सॉरी ड्राई प्रोसेस में, ड्राई प्रोसेस में है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहीं पर 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम देते हैं टेम्परेचर, किस प्रोसेस में, वेट प्रोसेस में। याद आ रहा है कुछ कि ओपीसी को बनाने के दो तरीके थे, एक वेट प्रोसेस, एक ड्राई प्रोसेस। तो बस कहने का मतलब है अभी अगर आप देखें तो 1600 से 2000 ये ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं। तो आप एक तरीके से सोचें, अगर इस थ्योरी के साथ साथ अगर इसको समझें, तो अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1300 से 1500, और ऑप्शन सब गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए एक धमाकेदार मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं कल से, जो आपको 100% जो है फ़ायदा दिलाएगा इसमें, एसएससी जेई के एग्जाम में 100%। इसमें आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है, मतलब कि जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, उसके लिए भी मैराथन है, मतलब कंबाइंड चलेगी, 6-7 घंटे की क्लास, कंटिन्यू क्लास चलेगी। सभी लोग जो है ज्वाइन रहे क्लास में, और बढ़िया से अपना चीज़ों को। वेरी मच।